जिसके अंदर कॉन्सेप्ट चार धाराओं का जो प्रकृति ने अपनाई आंतरिक सत्ता में प्रवेश करने के लिए, व्यक्ति को तैयार करने के लिए, इसके लिए जिसमें रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल फिलोसफी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चौथा डिसाइसिव एंट्री है। इसी संबंध में हम बात करते आ रहे थे, रिलीजन ट्रेस किया। अब फिलोसफी क्या है कि उसको एक स्तर तक हम टच कर पाए। तो इसके संबंध में हमने कल पहले तो 19th वॉल्यूम से एक सिलेक्शन लिया था और फिर बाद में ये था 13th वॉल्यूम से। ये हमने 13th वॉल्यूम का पूरा कर लिया। अब ये फिर 13th वॉल्यूम का ही है। All philosophy is concerned with the relations between two things, the fundamental truth of existence and the forms in which existence presents itself to our experience. फिलोसॉफी किस चीज से सरोकार रखती है? रिलेशंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में क्या संबंध है। ये डेफिनिशंस हैं, एक तरीके से फंडामेंटल डेफिनिशंस हैं। कहीं भी कोई बात हो तो उसको आप ये देखो कि भाई ये वो क्या उसको डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, अदरवाइज तो वो फिलोसॉफी है भी या नहीं है। तो दर्शन कहें किसको, तो ये कंसर्न है दो चीज के रिलेशन, संबंध आपसी उनसे। एक है द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस जगत का, आपके जीवन का, अस्तित्व का फंडामेंटल ट्रूथ क्या है, और द फॉर्म्स इन विच एग्जिस्टेंस प्रेजेंट्स सेल्फ टू आवर एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव को जिन रूपों के अंदर वो एग्जिस्टेंस अपने आप को प्रस्तुत करता है। एक साधारण चेतना के व्यक्ति को किस तरीके से, भौतिक चेतना के व्यक्ति को एग्जिस्टेंस जिस तरीके से प्रस्तुत करेगा, एक आर्टिस्ट को उस तरीके से नहीं करे। आर्टिस्ट के भी अलग अलग स्तर हैं। बाहरी दृष्टिकोण का आर्टिस्ट है, एक थोड़ा सा वाइटल का, एक माइंड का उसमें इंटरवेंशन है, एक हायर का। श्री अरविंदो जैसे पोएट्री के अलग अलग स्तर बताते हैं। ये पहली बार कोई इस तरीके की अभिव्यक्ति बता रहा है, नहीं तो कोई इंटेलेक्चुअल टर्म्स के अंदर इस तरीके से कि भाई ये स्तरीकरण ये है, ये तो कोई बताता ही नहीं इस तरीके से। द डीपेस्ट एक्सपीरियंस शोज दैट द फंडामेंटल ट्रूथ इज ट्रूथ ऑफ द स्पिरिट। ये डीपेस्ट एक्सपीरियंस हमको दिखाता है, क्योंकि ये फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस और वो एग्जिस्टेंस आपके अनुभव में अपने आप को कैसे प्रस्तुत करता है। तो इन दोनों में अब क्या तालमेल है, पहले श्री अरविंदो ने ऊपर बात कह दी। अब जहां तक फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस की बात है, तो द डीपेस्ट एक्सपीरियंस शोज दैट द फंडामेंटल ट्रूथ क्या है? ट्रूथ ऑफ द स्पिरिट। द अदर इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ट्रूथ ऑफ फॉर्म एंड शेपिंग फोर्स एंड लिविंग आइडिया एंड एक्शन। हियर द वेस्ट एंड ईस्ट हैव फॉलोड डाइवर्जेंट लाइंस। इसी चीज के अंदर वेस्ट और ईस्ट ने अलग अलग धाराओं का अनुसरण किया है। The West has laid most emphasis on truth of life, and for a time come to stake its whole existence upon truth of life alone. अपना सारा उसने जो है insistence truth of life alone, to deny the existence of spirit or to relegate it to the domain of the unknown and unknowable. स्पिरिट को एक ऐसे क्षेत्र की चीज बता दी, या तो उसको एकदम डिनाई ही कर दिया कि स्पिरिट जैसी कोई चीज नहीं है, या उसको अज्ञात या अज्ञेय, जो अज्ञात है वो तो जाना जा सकता है, अज्ञेय
जिसको जाना ही नहीं जा सकता, ऐसे क्षेत्र के अंदर धकेल दिया उसको। फ्रॉम दैट एग्जाजरेशन इट इज नाउ बिगिनिंग टू रिटर्न। वो जो अतिशयोक्ति थी, जो भयंकर ये बात थी, उससे अब धीरे धीरे ये बिगिन कर रहा है लौटना। श्योरबिंदो ने कोई रूप इस तरीके से, आप आम व्यक्ति को, अब आम भारतीय को तो स्पिरिचुअलिटी से ही नहीं देख सकते, तो आम वेस्टर्नर्स को इस तरीके से नहीं देख सकते आप, पर वो तो दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। द ईस्ट हैज लेड मोस्ट एम्फेसिस ऑन ट्रूथ ऑफ द स्पिरिट। जो ईस्ट है, पूर्व है, उसने सबसे ज्यादा अपना एम्फेसिस रखा ट्रूथ ऑफ द स्पिरिट, एंड फॉर ए टाइम केम एट लीस्ट इन इंडिया टू स्टेक इट्स होल एग्जिस्टेंस अपॉन दैट ट्रूथ अलोन। अपना सब कुछ उसी के ऊपर टोटली एक्सक्लूसिवली न्योछावर कर दिया। टू नेग्लेक्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ और टू लिमिट इट टू ए नैरो डेवलपमेंट और ए फिक्स्ड स्टेटस। The East too is beginning to return from this exaggeration। हाँ, पर इसको व्यक्ति को गलत दृष्टिकोण से कि इन्होंने लाइफ की अवमानना करी, पर रिचेज भयंकर हो गई यहाँ स्पिरिट की। लाइफ होनी चाहिए वो एक बात है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं भाई। इनके पास है पर पूर्णता नहीं है, इन दोनों में फिर भी अंतर रहेगा। The West is reawaking to the truth of the spirit and the spiritual possibilities of life. The East is reawaking to the truth of life and tends towards a new application to it of its spiritual knowledge. ईस्ट के अंदर ट्रूथ ऑफ लाइफ, पर अब यहां तो सारी चीज वेस्टर्न उस चीज से रंगी हुई है। शिक्षा, आपकी न्याय व्यवस्था, शासन तंत्र, आपका हर पद्धति, व्यापार कैसे करना चाहिए और कैसे, सब टोटल वैसी की वैसी पद्धतियां यहाँ हैं। अब इंडियन स्पिरिट कौन सी जागृत हो रही है, क्या है, इनको आपको देखने की ये पावर भी चाहिए कि है कहाँ ये बात। बाहरी रूपों से तो आप इस तरीके से नहीं देख सकते। आवर व्यू इज दैट द एंटीनमी क्रिएटेड बिटवीन देम इज एन अनरियल वन। इनके बीच में जो एंटीनमी, एक विभेद जो निर्माण कर दिया गया है, वैसा है नहीं, अनरियल है। लाइफ और आध्यात्मिकता की स्पिरिट के बीच के अंदर जो एंटीनमी क्रिएट करी जाती है वो अनरियल है, सच्ची नहीं है। कि ये आध्यात्मिक जीवन है, ये सामान्य जीवन है, ऐसा है नहीं। जब डिवाइन ही है तो ये और ये ऐसा है नहीं। जिसको एक को माया बता दिया गया जगत को और कहा वो ही एकमात्र चीज है, ऐसी है नहीं। Spirit being the fundamental truth of existence, life can be only its manifestation। हाँ, एज लॉन्ग एज आप उसी तरीके से कंसिडर करो, ये अगर क्लियरली समझ में आ जाए कि स्पिरिट फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस है, लाइफ केवल उसका मैनिफेस्टेशन है, तो जीवन जो है आपका इसी चीज का यंत्र है। तो आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइफ में पहली बार आपके पास मुद्दे होते हैं, खुला आकाश है, जितना उड़ना चाहो उड़ो, कोई बना, पहली बार आपकी कैपेसिटीज को पंख लगते हैं। नहीं तो वहां क्या करो अपने आप के अंदर। आपने कहा कि मैं टॉप मोस्ट हो गया इस फील्ड का, अब उसका कोई आगे कुछ है नहीं ना। मुद्दा क्या है जीवन में, वो तो कुछ है, होता नहीं। इसलिए अल्टीमेटली उस सारे को प्राप्त करके उससे आप वाइटल का भोग और कितना लगा सकते हो। मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन हो गया, मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हो गया, मैं इतना बड़ा म्यूजिशियन हो गया, मैं इतना बड़ा एथलीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और अल्टीमेटली उससे क्या, पैसा कितना आप इकट्ठा कर सकते हो, पावर कितना कर सकते हो, अपनी वाइटल को कितना और पोषित कर सकते हो, दूसरों पे कितना दबदबा, या दूसरे आपको कैसे देखते हैं, भाई इसके अलावा तो कोई दूसरी चीज ही नहीं है। तो इसके अंदर वास्तव में कोई फुलफिलमेंट रियल टर्म्स में आपको आया नहीं। थोड़ा सा भी डिसेंट आदमी होगा, थोड़ा भी, तो सामान्य जो चीजें हैं खाली भोजन की और की, जो पशु जिनके अंदर रस लेता है, उससे मनुष्य दूसरी चीजों में बेटर रस लेता है। अगर मीरा पशु ही नहीं हो, आर्ट के अंदर, साहित्य के अंदर, पाश्विक चेतना को आप कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते कि इन चीजों के अंदर क्या रस हो सकता है।
आपके एक-एक एक्टिविटी में, विचारों में जो सूक्ष्मता है, आप जो कल्टीवेटेड आदमी नहीं है, उसको ये बात बता ही नहीं सकते। जो बारीकियाँ जैसे हम बात करते हैं, सेशन के अलावा जो कई चीज़ें जो निकल के आती हैं या जो वो बारीकियाँ अगर आप हो तो आ गई उस समय, नहीं तो आप दूसरे किसी को भी कम्युनिकेट कैसे करो? आप अपनी फैमिली को ही नहीं कर सकती कि आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? उनके हिसाब से तो आप एक्चुअल में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी ही नहीं कर रहे, कि आप इस तरीके से करोगे समाज कैसे चलेगा, ये कैसे? वो फिर बाद में नैतिकता के पाठ पढ़ाने भी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर पहली बार लाइफ को अपना सच्चा फुलफिलमेंट, क्योंकि स्पिरिट फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस है और लाइफ कैन बी ओनली, लाइफ एकमात्र, अगर लाइफ कहते हो तो उसका मैनिफेस्टेशन है। अगर ये वाली बात है तो कहीं कोई विभेद कहाँ रहा? ये तो कोई विभेद की बात ही नहीं है लाइफ के अंदर और आपकी स्पिरिट के अंदर। स्पिरिट मस्ट बी नॉट ओनली द ओरिजिन ऑफ लाइफ, बट इट्स बेसिस, इट्स परवेडिंग रियलिटी एंड इट्स हाईएस्ट एंड टोटल रिजल्ट। तो स्पिरिट को क्या है? मस्ट बी नॉट ओनली द ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसका उद्गम ही नहीं हो। स्पिरिट जो है, न केवल लाइफ का उद्गम हो, जहां से लाइफ स्प्रिंग करती है। लाइफ और कोई दूसरी अपने आप में चीज नहीं है, उद्गम से अलग कर दोगे, इंडिपेंडेंटली रखोगे। अरे जहां से जिस स्रोत से पानी आ रहा है उसको आप काट दोगे तो फिर बाद में आपके यहां तो कैसे, पानी तो आएगा नहीं। तो लाइफ जहां से उद्गम जिसका है, उस ओरिजिन से विच्छिन्न होकर लाइफ तो बचेगी नहीं। तो केवल उसका ओरिजिन ही न रहे, बट इट्स बेसिस, इट्स परवेडिंग रियलिटी एंड इट्स हाईएस्ट एंड टोटल रिजल्ट। बट द फॉर्म्स ऑफ लाइफ एज दे अपीयर टू अस आर एट वंस, पर जो रूप हमको जीवन के दिखते हैं, एज दे अपीयर टू अस, है नहीं, अपीयर करते हैं। इसलिए यदि आप माया की ओर की बात करो तो आपके परसेप्शन को जरूर कह सकते हो, फंडामेंटल चीज को नहीं कह सकते। आप हेल्यूसिनेशन की बात कहते हो, ये मृग मरीचिका है, या सांप में रस्सी का भ्रम या रस्सी में सांप का भ्रम। आप इस रूप से जगत को बताते हो। अरे पर न सांप अनरियल है, न रस्सी अनरियल है, नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट भी नहीं आता माइंड में। या आप इसको स्वप्न बताते हो, तो ये कहते हैं स्वप्न जैसे है उसकी अनरियलिटी है, तो श्री अरविंद कह रहे स्वप्न तो अनरियल है ही नहीं। पूरा उन्होंने विवेचन कर दिया इंटेलेक्चुअल टर्म्स के ऊपर, स्वप्न अनरियल नहीं है। अब आपके पास ग्राउंड क्या है? न ये स्वप्न है, न इसके अंदर इंद्रिय आभास आपको हो रहा है। एक आभास हो रहा है इंद्रियों के कारण, हेल्यूसिनेशन। एक आभास आपको हो रहा है जब आपके कोई जो दूसरी इमोशनल या चीजें इंटरवीन करती हैं तब हो रहा है। भाई, एक डरा हुआ व्यक्ति जो है, किसी चीज में कोई दूसरी चीज देखता है, वो नहीं है, ये बात तो ठीक है, पर अपने आप में उस चीज की एग्जिस्टेंस थोड़ी खत्म हो गई है, तभी वो विचार आया आपके। इसलिए ये कोई भी जो जो आपको ये मायावादी बताते हैं या कुछ भी बताते हैं, परसेप्शन आप जिस चेतना से देख रहे हो उसमें फर्क हो सकता है, इतनी तो आप कह सकते हो। पर आप ये कह ही रहे हो ये वाली चीज असत्य है, तो आपने तो ऑलरेडी अफर्म कर दिया उसकी एग्जिस्टेंस को। जब ये असत्य है तो खाना पीना छोड़ो और सारी चीज छोड़ो ना, फिर बाद में जब माया ही है तो ये प्रक्रिया क्यों? सारी चीज स्वीकार कर लेंगे, और तो माया का ही भक्षण क्यों कर रहे हो फिर बाद में? जब ये सब टोटल माया है, तो आप माया का भक्षण करके ही तो शरीर का परिरक्षण कर रहे हो। छोड़ो उसको। तो इतना कष्ट पाने की जरूरत क्या है? एक तो उसमें कष्ट पाओ और बड़ी मुश्किल से एक प्रिकेरियस कंडीशन में आप उसमें जाओ, और उसकी बजाय सारा जीवन एक्सप्रेशन ही डिवाइन का बन जाए, स्पिरिट का बन जाए, तो बात कुछ और हो गई। तो आप उसको खंडन करके नहीं, उसको सारे को स्वीकार करके, माँ के तरीके से स्वीकार करके, तो उसका तरीका हमारे लिए क्या है? आप अपने आप को माँ को ऑफर कर देते हो, न आप अपनी कमियों से जूझते। नहीं तो सारा जीवन खुद का खंडन करने में चला जाता, अपनी डिजायर्स का, ईगो का, ये सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसे करो और वो करो, है नहीं ये इस तरीके की। इसलिए व्यक्ति एक्चुअल में करता नहीं, कहता है कि जी डिजायरलेसनेस होनी चाहिए, ईगो फ्री कॉन्शियसनेस होनी चाहिए।
अच्छा, कौन से की है, एक उदाहरण तो दो, ये दिखाओ इसकी है। फिर तो आप पुस्तकों से बताते हो, एक्चुअल तो दिखा नहीं सकते। आप दिखाओगे कैसे जब आप उस चेतना में हो तो? आप खुद बद्ध चेतना में हो तो मुक्त चेतना आपको पता ही कैसे चलेगी? बंधी हुई चेतना मुक्त चेतना का आभास कैसे कर सकती है, ये बताओ। तो ये तो पुस्तकों के वर्णन को आप जरूर बताओगे, उसने किया था, इसने किया था, अब ये तो कोई बात हुई ही नहीं। जगत से तो उदाहरण आप बता नहीं सकते कि ये रहा। ये प्रॉब्लम है। तो आप अपने जीवन का ही उच्छेद करते हो, उसका खंडन करते हो। अब अपनी एनर्जी का आप ह्रास हो जाएगा, उसके अंदर डिप्लीट कर जाएंगी आपकी एनर्जी, ये प्रॉब्लम है। इसलिए जो ज्यादा रिगरसली करते हैं वो अपनी ही उसके शक्तियों का खंडन कर देते हैं। शायद ही कोई एक्चुअल में उसमें सफल हो पाता है, अदरवाइज तो वो भटक जाते हैं इधर उधर इधर उधर। हर किसी को बताते नहीं। लगभग की कहानी ये, अगर सिंसियर है तो उसको ये महसूस होता है मैं कहीं अटक गया हूं। लगभग की गुरु है तब तक तो चलो उसको ये है कि हाँ गुरु मेरे को गाइड कर रहे हैं। और अगर गुरु नहीं है, उसके पास कोई आधार नहीं है, अब वो कहे किसको? बाहरी प्रक्रियाओं को, पद्धतियों को आप मान बैठते हो, इसलिए उसको रिगरसली फॉलो, सिंसियर जो है वो उसको रिगरसली फॉलो करता है। उससे कोई चीज अगर प्राप्त हो जाए, टैली किससे करे ये सही है या नहीं है, हो गई है आपको प्राप्त मान लो। इसको वेरीफाई किससे करो? ये प्रॉब्लम है इसमें, आप फंडामेंटल प्रॉब्लम समझ रहे हैं इसकी। तो बट द फॉर्म्स ऑफ लाइफ एज दे अपीयर टू अस आर एट वंस इट्स डिसगाइजेस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेल्फ मैनिफेस्टेशन। स्पिरिट के सेल्फ मैनिफेस्टेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और डिसगाइजेज हैं जिसमें वो छिप जाती है, छद्म रूप है। मैन हैज टू ग्रो इन नॉलेज टिल दे सीज टू बी डिसगाइजेस। मैन को, मनुष्य को तब तक ज्ञान के अंदर ग्रो करना होगा जब तक कि ये जो डिसगाइजेज हैं वो न रहें। और उसका तरीका गीता बताती है, भगवान के निमित्त अपने कर्मों को यज्ञ के आरोहण के रूप में करना शुरू कर दो। तो आप इस संकल्प से शुरू कर देते हो, मां मैं आपका हूं, मेरे अंदर तो ज्ञान नहीं है, आप बताओ। और अगर आप सिंसियर हो तो वो आपको बता देंगे। मतलब ये तो हम में से कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि अगर आप निर्जन स्थान में भी हो और आपके सिंसियरली प्रश्न आए उसका उत्तर नहीं आए, हो ही नहीं सकता। ये बात तो हमको डीप डाउन पता है। तो आपका सारा सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपको किसी रिसोर्स की कमी हो ही नहीं सकती। ये एक बड़ी मिस्टिक सी बात है, एक सीक्रेट बात है ये ओकल्ट चीज है वैसे तो। रहस्यमय बात है कि आप में यदि ये पुकार है, आपको रोक ही नहीं सकता। आपके लिए व्यवस्था की जाएगी सामने से, आप नहीं करोगे, व्यवस्था की जाएगी। ये निहित चीज है, इसलिए आप कहो मैं नहीं कर पा रहा, उसके जिम्मेदार आप हो। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। वो जिस भी कंडीशंस के अंदर है, बाहरी कंडीशन हो ही नहीं सकती अगर आपके सच्ची प्रार्थना है। तो जो राबिया के अपन उदाहरण देते हैं, उसको तो गुलामी में मतलब खरीद के ले गए थे। आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर अगर वास्तव में पुकार है, कोई रोक ही नहीं सकता। कैसे रोक सकता है? इसी के लिए तो संसार बना है। अरे भाई, जिस चीज के लिए संसार का निर्माण हुआ उससे रोका कैसे जा सकता है, ये बताओ मेरे को। या तो आप इस चीज के अंदर विश्वास नहीं करते, और अगर करते हो तो फिर बाद में इसको रोका नहीं जा सकता। अगर ये विश्वास करते हो कि डिवाइन के लिए डिवाइन की ही चीज है, तो उसके पास जाने से कैसे कोई चीज रोक सकती है? सहायक हो सकती है, बाधा तो बन ही नहीं सकती। सहायक कैसे है वो देखने की बात है, बाधा नहीं बन सकती। बाधा तो आपकी आसक्ति है उनके प्रति। आपका जो परसेप्शन है वो बाधक है, उसी से ग्रो करना है। तो मैन हैज टू ग्रो इन नॉलेज। और तब ये जो है इसके परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, टिल दे सीज टू बी डिस्गाइजेस एंड ग्रो इन स्पिरिचुअल पावर एंड क्वालिटी, till they become in him its perfect instruments. To grow into the fullness of the divine is the true law of human life, and to shape his earthly existence into its image is the meaning of his evolution. जिसको आप evolution कह रहे हो, to grow into the fullness of the divine, divine की fullness के अंदर grow करना is the true law of human life, मानव जीवन का सच्चा विधान है। And to shape his earthly existence into its image, डिवाइन की इमेज के अंदर
अपने जीवन को शेप कर देना इज द मीनिंग ऑफ हिज एवोल्यूशन। अगर ये नहीं करते, अगर ये मुद्दा ही नहीं है, आपके विचार ही नहीं है, तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं आप जस्टिफाइड ही नहीं हो इस धरती पे होने में। आपका यहां होना जस्टिफाइड नहीं है, औचित्य नहीं है आपका इस धरती पे। असेंट टू डिवाइन लाइफ इज द ह्यूमन जर्नी। एकमात्र करने का कार्य है, द ओनली एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस द वर्क ऑफ वर्क्स which alone is true justification of his existence on this earth। एकमात्र, उसके बिना आप क्या हो, आप बिलबिलाते कीड़े हो। श्री अरविंद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। विदाउट विच ही इज ओनली एन इंसेक्ट क्रॉलिंग अमंग अदर एफेमरल इंसेक्ट्स। और जो एफेमरल क्षण भंगुर जो कीड़े हैं ना, उनके बीच ये भी रेंगता हुआ कीड़ा है। ये वो कह रहे हैं, इसमें बुरा मानने की बात नहीं। द फिलोसॉफिकल क्रिएशंस ऑफ इंडिया डिफर इन दिस रेस्पेक्ट फ्रॉम द बल्क ऑफ द मेटाफिजिकल। ये कंपैरिजंस हैं। अब ये जो कोटेशन है, ये 20वें वॉल्यूम से है। 20वां है रेनेसांस इन इंडिया, पहले फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। द फिलोसॉफिकल क्रिएशंस ऑफ इंडिया डिफर इन दिस रेस्पेक्ट। भारत के फिलोसॉफिकल क्रिएशंस क्या थे और पश्चिम के फिलोसॉफिकल क्रिएशंस क्या थे, उनमें क्या डिफरेंस है। डिफर इन दिस रेस्पेक्ट फ्रॉम द बल्क ऑफ द मेटाफिजिकल थिंकिंग ऑफ यूरोप। बल्क, सारी नहीं, कभी भी ये नहीं कह रहे कि सारी, पर बल्क ऑफ द मेटाफिजिकल थिंकिंग ऑफ यूरोप। एक एक शब्द पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दैट इवन व्हेन दे मोस्ट अडॉप्ट द इंटेलेक्चुअल फॉर्म एंड मेथड, भारत के अंदर यदि इसको इंटेलेक्चुअल फॉर्म और मेथड को अगर अडॉप्ट भी करते हैं, येट देयर रियल सब्सटेंस इज नॉट इंटेलेक्चुअल। यही बात हम कल रात जो स्टेटमेंट उसका है गीता का, तीन जो आपके टुकड़े हैं उसके अंदर बांटा, जिसमें पहले वाले के अंदर चीजें अलग हैं, दूसरे वाले के अंदर उनका निरूपण तो है। पर श्री अरविंद कह रहे हैं ये प्लेन टर्म्स प्रतीत होते हैं, और यही व्यक्ति, कल यही यही तो पढ़ा था रात को, वही व्यक्ति लड़खड़ा जाता है। 7वें अध्याय शुरू होते ही श्री अरविंदो ने ये बात कह दी। तो जितने कमेंटेटर्स हैं लगभग ने तो दूसरे अध्याय के अंदर गीता का समापन कर दिया। अब वो जिस तरीके से गीता को डील कर रहे हैं देखो आप। तो मानव मन ऐसे ही अप्रोच करेगा, ऐसी फिलोसफी को अप्रोच करेगा, ऐसी चीजों को अप्रोच करेगा जैसे इनको अप्रोच किया है। मानव मन ने तो अप्रोच किया गीता को। तो मानव मन की शॉर्टकमिंग है, वो गीता के साथ उसकी जो डीलिंग है उससे पता चल रही है। वेद के साथ उसकी जो डीलिंग है, श्री अरबिंदो ने कहा पिछले 2000 वर्षों से तो कोई भारतीय समझा नहीं। तो मतलब आपका जो अप्रोच रहा वेद के प्रति, या आपका जो अप्रोच रहा इनके प्रति, वो तो इंडियन अप्रोच की बात है। उसमें देखो आप, पश्चिम को तो खैर समझ में ही नहीं आ रहा। इंटेलेक्चुअली यदि आप अप्रोच करते हो तो क्या होता है, ये समझने की बात है। फिलोसॉफी ये काम करती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा इंटेलेक्ट एक प्रकार का चश्मा है। सब अपने अपने तरीके के चश्मे हैं। जैसे आपका भौतिक शरीर है, उसका सेंस करने का, फील करने का अपना तरीका है, वेरीफाई करने का अपना तरीका है। आप हाथ से ठंडा गर्म महसूस कर लोगे, टेक्सचर महसूस कर लोगे। आप थैले में हाथ देते हो कि वेलवेटी वेलवेटी टच है, गीला भी है, ठंडा भी है। ये सारे वेरीफाई आप कर सकते हो, पर इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो? इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। कई चीजों के अंदर जिनमें हाथ का प्रवेश नहीं, इमोशंस, जैसे मैं कल रात को कह रहा था, हाथ ने तो आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया, टच प्राप्त हो गया, पर आप इस आलिंगन से प्रेम हटाओ, इमोशन हटाओ, तो क्या प्राप्त हुआ? वो टच सुखद भी नहीं लगता। खाली आप एक प्रोफेशनली शेक हैंड कर रहे हो, उसमें क्या आया? तो हाथ की रिपोर्ट तो अचूक है, मेरे को टच प्राप्त हो रहा है, पर एक्चुअल में आपको साइकोलॉजिकली इस चीज को तो आप समझ सकते हो कि आपको प्राप्त कुछ नहीं हुआ।
क्या प्राप्त हुआ आपको? भाई आप इमोशनली अवेक हो, यदि आपको एक साइट किसी मूर्ति की पता भी चल गई, अगर कलाकार की आंखें नहीं है, डीपर इमोशंस नहीं है, तो आप जानते हो क्या पता कर लेगा ये? कान आपके ठीक है, संगीत की सभा में चले गए, तो क्या क्या आएगा उसके अंदर? भाषा आपने सीख रखी है, तो आप ये समझते हो कि इसके अंदर अब एक दूसरा तत्व है, जो आपके पास उस चीज की रिपोर्ट लेके आता है। वो शामिल होगा, तो शरीर की रिपोर्ट के अंदर ऐड ऑन होगा, शरीर वाली रिपोर्ट तो गौण है। इमोशंस की रिपोर्ट से ऊपर और डीपर इमोशंस हैं, उनकी रिपोर्ट और जबरदस्त है। आप इसलिए उसको गले लगा रहे हो क्योंकि आपका ब्लड रिलेशन है। आप इसलिए गले लगा रहे हो, अरे माँ का भक्त है ये, या इसने अपने देश के लिए जो काम किया है, इसने बहुत बड़ा त्याग किया है। तो किसी आइडियल के कारण या आप किसी एक उसके ऊपर इस तरीके से देखते हो आप, इसमें गले लगाने में, खाली फिजिकल लगाने में, ये तो कई रेंजेस हो गई। पर स्पिरिट गले लगाती है, स्पिरिट स्पिरिट को देखती है, अब ये वाली बात तो नहीं समझ में आ सकती। तो इंटेलेक्ट स्पिरिट को देखने का प्रयास करता है और उसकी रिपोर्ट लेके आता है, फिलोसोफाइज करता है, उसकी लिमिटेशन है। भारतीय इंटेलेक्ट जाएगा तो क्योंकि ऑटोमेटिकली यहां हम इंट्यूशन के आधार पे हैं, मच बेटर चीजें लेके आएगा, जो कि एक वेस्टर्न थिंकर का बल्क ऑफ उसकी जो जो डेटा है, वो तो सब आउटवर्ड ही है, बल्क। कुछ उनमें से बहुत रियल गए हैं, ये तो बल्क की बात कर रहे हैं। तो ये अप्रोच बता रहे हैं, इससे आप समझो कि फिलोसॉफी क्या करती है और क्यों वो डिसाइसिव एंट्री नहीं है। आपकी जितनी बातें हैं, फिलोसॉफी कितनी ऊंची लगती है, इंट्यूटिव फिलोसॉफी भी है तो भी है फिलोसॉफी ही। पर भारत के अंदर उसका जीवन मूल्य, कल मैंने आपको टाइटल बताया था, भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य, अपने ये टाइटल है भारतीय संस्कृति वाली किताब में, सनातन धर्म की महानता। वो इसको डीपली डील करता है, पर जिन तरीके से डील करता है वही संगीत वाली बात। डील तो किया गया है, पर इसमें अगर व्यक्ति कल्टीवेटेड नहीं हो, मैं कहूं श्री अरबिंदो ने आर्ट को यहां सबसे बढ़िया तरीके से डील किया है। पर अब आर्टिस्ट होने का तो कोई शॉर्टकट तो नहीं हो सकता ना। बेस्ट पीस इन इस संगीतकार का ये है, पर बेस्ट को अप्रिशिएट करने के लिए भी तो कुछ तो बैकग्राउंड चाहिए ना फिर। कि साहब ये दिलीप कुमार रॉय का बेस्ट पीस है, टच ही नहीं करेगा, कोल्ड लगेगा, जैसे महेश्वरी श्री अरबिंदो कह रहे हैं कोल्ड लगती है नहीं। तो इसलिए फिलोसॉफी के अंदर भी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्रिएशंस जो हैं इसके, that even when they most adopt the intellectual form and method, yet their real substance is not intellectual. इंटेलेक्चुअली तो आप समझ रहे हो क्या, इसमें बहुत बड़ा गैप है। जो आपको इंप्रेशन आता, हाँ मैं समझ रहा हूं, हाँ ये नहीं, इंटेलेक्ट ने देखा या किस भाग ने देखा? हाथ तो कह ही रहा है, हाँ जी मैं टच कर रहा हूँ, हाँ मैं इसको गले लगा रहा हूँ, हाथ ने तो कहा और वो लगा भी रहा है। पर अगर इमोशन नहीं हो तो आप समझ सकते हो उसमें क्या आया। उसमें आया क्या? कुछ नहीं। और इमोशन के पीछे अगर वो दूसरा भाव हो तो उसमें क्या आया? अगर वो नहीं हो तो ये इमोशन खाली मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी माँ, ये उससे गले भी लगा लिया तो क्या आया उसमें? हाथ की रिपोर्ट वैलिड हो सकती है, वैलिड होके भी आप ये इस उदाहरण से समझ रहे हो ये तो कोई काम की नहीं है। तो वैसे ही आप जो कह रहे हो कि मैं कह रहा हूं ना आपको वैलिड लग सकती है, पर आप ये समझो कि जो ये स्पिरिट देखती है, वो जो बात कही जा रही है, उसमें आपका प्रवेश नहीं है। आज आप समझ पा रहे हो इस बात को? दिस इज द रिजल्ट। नहीं, और intellect intelli yeah, but is rather the result of a subtle and very profound intelligence working on the stuff of sight and spiritual experience. भारत में ये चीज चल रही है, इसलिए गीता का फॉर्म इंटेलेक्चुअल है, और फिर भी वो स्पिरिचुअल तत्व के साथ डील कर रही है। कि कोई भी आज तक का भी व्यक्ति और किसी चीज के लिए तो अपने विचार रिजर्वेशन रख सकता है। सब जने अपनी बात को कह रहे हैं गीता प्रमाणिक ये है। सांख्य वाला व्यक्ति है वो अपनी प्रामाणिकता गीता से ढूंढ रहा है, अद्वैत वाला है वो इससे ढूंढ रहा है,
जो आपके वैष्णव हैं वो ढूंढ रहे हैं, दूसरे वाले भी इससे ढूंढ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। देखो आप, सबने अपनी अपनी कमेंट्री करी है इसके ऊपर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कांस्टेंट यूनिटी इंडिया हैज प्रिजर्व्ड बिटवीन फिलोसफी, रिलीजन एंड योग। यहां तीनों एक ही चीज हो गई है। योग क्या है? जो आपके डीपेस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है उसको प्रैक्टिस के अंदर डालना, वो योग है। डीपेस्ट जो चीज है उसको जीवन के अंदर डालना, ये योग हो गया। आपकी डीपेस्ट फिलोसॉफी है, मतलब आपने किसी चीज का दर्शन किया, उसको डायनामाइज करना, उसको कर्म में डालना, रिलीजन है। फिलोसॉफी आपने इंटेलेक्ट के माध्यम से या डीपर इंट्यूशन के माध्यम से सत्य का साक्षात्कार किया है, उसके रूपों को, रियलिटी क्या है, जगत के अंदर उसके संबंध क्या हैं, इसको रखना, ये फिलोसॉफी है। उसको डायनामिकली जीवन में डालना, रिलीजन है। उसकी ओर चलना और उन रूपों को वेरीफाई करना जीवन के अंदर, वो योग है। तो यहां एक ही धारा बन गए ये सब के सब। पहली बार आपको डेफिनेशंस मिल रही है, श्री अरबिंदो देते हैं कि आपने वास्ट ये सारे का मंथन किया हो और फिर आप ये कह सकते हो ये है। पर सारी चीज एक दिन नहीं कही जा सकती। द फिलोसॉफी इज द इंट्यूटिव और इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रुथ। अब फिलोसॉफी क्या होती है, वो डेफिनेशन फिर आ रही है। फिलोसॉफी इज द इंट्यूटिव, अंतर्भाषात्मक, और इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशन। इंट्यूटिव प्रेजेंटेशन है इंडिया का, इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशन, प्योरली इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशन है वेस्ट का, ऑफ द ट्रुथ। हालांकि इंट्यूटिव चीज इंटेलेक्ट के द्वारा भी अभिव्यक्त करती है, इसके लिए इंटेलेक्ट कोई बाधा नहीं है एज सच, पर उनके इंट्यूशन नहीं है। उनके प्रॉब्लम ये है, उनको बेचारों को इंट्यूशन नहीं है। ये देखने वाला इस जो अप्रोच कर रहा है वो इंट्यूशन से जुड़ पा रहा है, और वेस्ट जो कर रहा है वो नहीं जुड़ पा रहा है। तो ये गैप कहाँ पे आ पा रहा है? ये तो आप उनकी राइटिंग्स में जाओ और आपको कोई कल्टीवेट करे, इंडियन फिलोसॉफी में आप प्रवेश करो, प्रवेश करके आपको कोई ये कल्टीवेट करे, ये देखो ये इंट्यूशन के आधार पे ही आ सकता है, बाकी प्योरली इंटेलेक्ट यहां तक नहीं जाएगा। ये तो हम उसमें देख पा रहे हैं, लेकिन जो ईस्ट का जो भी अप्रोच कर रहा है वो उस चीज को पकड़ पा रहा है इंट्यूशन से, और वेस्ट में वो चीज नहीं आ पा रही है। तो अप्रोच में प्रॉब्लम है। अप्रोच ही है, आपके कौन से भाग से अप्रोच कर रहे हो आप? कह सकते हैं वो इंटीरियराइज्ड है और जो वेस्ट है वो एक्सटीरियराइज्ड है। हाँ वो बाहर की ओर सत्य को प्राप्त करने हाँ, पर यही तो हमने इस किताब में ये कहा कि भारत ने जो उपलब्धियां प्राप्त करी, मतलब वो इंटीरियर, आप इंट्रोवर्ट होके भी उसकी जो उपलब्धियां हैं अनमैच्ड हैं आज तक। बस हमको कई इसके एक्सप्लेनेशन है, हमको उनकी भी भाषा सीखनी थी, कि हमको उस पर भी काम करना था। स्पिरिट का एक तरीका है वेस्टर्न मेंटेलिटी के माध्यम से भी देखने का, तो इंडिया अगर उसको नहीं समझे तो उसका उत्तर नहीं दे सकता। तो अब हम समझ रहे हैं उस बात को, और उसका आधार तो स्पिरिचुअल देना पड़ेगा। तो इसलिए सनातन धर्म ही भावी विश्व धर्म होगा। संकीर्ण ये टीका करना और ये धर्म नहीं है। इसलिए अगर आपको ये कहा जाए डिफाइन तो करो सनातन धर्म को, आप वापस बाध्य होगे श्री अरबिंदो या किसी की ओर रुख करने के कि यार क्या डेफिनेशन दे रहे हैं वो। नहीं तो आप डिफाइन नहीं कर सकते इसको। व्यक्ति कह जरूर सकता है हाँ जी ये तो इजी है, धर्म तो ये है, करो डिफाइन, डिफाइन करो इस बात को। तो इसलिए द फिलोसॉफी इज द इंट्यूटिव और इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रूथ दैट वाज sought फॉर फर्स्ट थ्रू द रिलीजियस माइंड and its experiences, and it is never satisfied by discovering truth to the idea and justifying it to the logical intelligence, although that is admirably done, but has its eye always turned to realization in the soul's life, the object of yoga. वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होता जब तक कि उसको रियलाइज नहीं कर लेता
भारत की बात है ये। तो यहां अगर आपके दर्शन आएगा, वो उसको जीवन के अंदर डालेगा ही, इसलिए योग पद्धति बन ही जाएगी। एक धारा है ये एक है भारतीय दर्शन, और इसके अंदर भी जितने भी दर्शन आए, फॉर्मुलेट बाद में किया गया, ये उस व्यक्ति का नहीं किया हुआ। जो भी दर्शन आए, वो तो माँ कह ही रही है कि वो लोग अगर आए तो ये देखें कि हमारे जो टीचिंग्स है उसका क्या बना दिया गया है। तो वो तो आपको बताने के लिए भी नहीं रुके कि ये क्या किया तुमने। द थिंकिंग ऑफ दिस एज इवन इन गिविंग सो मच प्रोमिनेंस टू द इंटेलेक्चुअल साइड, ये एजेस आई, ये 25वें वॉल्यूम में श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं। और ये इंडियन कल्चर के अंदर पहले वैदिक एज, प्योरली इंट्यूशन, ये मैंने बार बार बहुत बार ये बात करी है। ये इनफ अप्रिशिएट कर ही नहीं सकता इस चीज को व्यक्ति, और ये हर बार जब मौका मिलता हमको ये रिपीट करने का ठीक भी है। सबसे पहले स्पिरिट अपने इंट्यूशन के आधार पे थी, बिल्कुल वैभव में थी, कोई बाहरी जरूरत ही नहीं। अगर आप प्योरली इंट्यूशन में होगे, आप कोई गलत काम करोगे ही नहीं, बिल्कुल गलत काम नहीं करोगे आप, एकदम सुचारू। शब्दों के आदान प्रदान की जरूरत नहीं है, आप इंट्यूशन में हो। आपको जिस चीज की जरूरत है दूसरा व्यक्ति स्वतः ला के दे देगा आपको। आप वो मतलब इसमें सुचारू चलेगी सारी चीज, एकदम कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं, कहीं कोई वैमनस्य नहीं। वैमनस्य कैसे हो सकता है? तो इस वातावरण में वो चीज ही नहीं है। अब धीरे 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 आप थोड़ा सा नीचे आए इससे, ये पतन नहीं है, ये बिल्कुल भी पतन नहीं है। आप खूब आराम से एसी के अंदर सो के उठे, बाद में रनिंग करने जाते हो, कोई पतन है क्या ये? या आप खेत के अंदर जाके फार्म हाउस पे काम करते हो, सच्चा कंटेंटमेंट तो उससे मिलता है। कोई ये देख ले वहां तो था आराम में, यहाँ पसीने भी चल रहे हैं शरीर में भी, ये देखो कुछ इसके कहीं चोट भी आ गई, कहीं ये भी हो गया वो भी हो गया। ये तो चेतना को लगता है कि ऊंचा नीचा ये वो। अगर परमात्मा ही ये वॉक कर रहा है तो उसके लिए तो पतन या उठान हो नहीं सकता। तो सबसे पहले जो काल, ये इनफैक्ट ह्यूमन साइकिल शुरू ही इस साइकिल से होती है। श्री अरबिंदो इन कालों से शुरू करते हैं कि एजेस आई। सबसे पहले तो आपकी जो सिंबॉलिक एज होती है, और फिर बाद के अंदर वो टाइप के अंदर आ जाती है, टाइप है, कन्वेंशनल है, ये एजेस आ जाती हैं। पर इसको समझना चाहिए, बहुत ज्यादा सटल डिस्कशन है श्री अरबिंदो का उसके अंदर, ये भी आएगा। अभी तो खैर 3 वॉल्यूम बाकी है अपने, 22 हो, 23, 24, उसमें तो बहुत फंडामेंटल बातें हैं। 23, 24 में आप अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो अपनी, रोज तैयारी करो, तब जाके आप कैचअप कर पाओगे इसके साथ। खूब तैयारी करो उसकी, और जितने रेफरेंसेस पढ़ सकते हो पढ़ो। तो ये उससे इंट्यूशन से आई, फिर नीचे आपके इंटेलेक्ट आया। पर इंटेलेक्ट अभी भी विच्छिन्न नहीं हुआ, इसलिए ये आपको रिफ्लेक्ट करते हैं उपनिषद वगैरह के अंदर। उपनिषद की सेइंग्स जो है, श्री अरबिंदो जो अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो वेद के अंदर ये सिंबल काम में लिया गया, पर ये इस उपनिषद में भी काम में लिया गया है इसी अर्थ में। जैसे कि गोल्डन लिड करें, एक स्वर्णिम ढक्कन, ये चीज यहां भी कही गई है। जैसे सूर्य की रश्मियां, उन्होंने एक ये उदाहरण दिया था, ये किसमें दिया था कि वो एक फुटनोट में है ना, जहां वो ये बता रहे हैं, मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल रहा है अभी, आ जाएगा। फुटनोट के अंदर वो बता रहे हैं कि ये इसमें ये है, इसमें ये है ना। ईशोपनिषद के अंदर है कि उसके उसके फुटनोट के अंदर वो शुरुआत के अंदर ये दे रहे हैं कि देखो ये वाली ये बात है। ये 17वां वॉल्यूम हो गया मेरे ख्याल से।
17वां वो, 18वां आपका केन एवं अन्यान्य उपनिषद, 19वां गीता। उसी में होना चाहिए। इसमें सिलेक्शन में लिया है नहीं लिया मेरे को ध्यान नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रूथ दैट वाज सोट फॉर, तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ योग क्या है कि वो जो चीज आई आपके इंट्यूशन से, अब उसके बाद आपके जो सबसे पहले इंट्यूशन वैदिक काल जो चला वो बाद में धीरे धीरे आता है मेंटलाइज्ड, मेंटल पर अभी इंट्यूशन नहीं गई, इंट्यूशन है। अब धीरे 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 इंट्यूशन कम हो जाती है, इंटेलेक्ट और प्रबल होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसको सारे को सिंथेटिक स्पिरिट में रखने के लिए आप गीता देखते हो और कई जो एक्सप्रेशन है वो देखते हो। अब इससे और थोड़ा सा नीचे आ जाते हो आप, जब आपकी हिडोनिस्टिक टेंडेंसीज है, रस भोगवादी प्रवृत्तियां हैं, वो उठ के आ जाती हैं, उनको डिवाइन से जोड़ना जरूरी है, तो आपके कालिदास वगैरह आ सकते हैं। उसके अंदर आप देखो वो अभिज्ञान शाकुंतलम है और है, ये आपकी जो हिडोनिस्टिक बातें हैं, आप मेघदूतम है और है, ये सारी बातें जो हैं हिडोनिस्टिक बातें हैं, ये रस भोगवादी हैं, और उसको जोड़ देते हो किस चीज से, घूम फिर के आप जोड़ते हो उस चीज से। तो इसलिए, और अब इससे नीचे आ जाओगे क्योंकि ये तो वाइटल आ गई, वाइटल से और नीचे आ जाओ। तो इस काल के अंदर फिर आपको बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि भक्ति का तत्व आ जाए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगी चीजें। अब धीरे 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 एकदम जड़वाद में आ गए हम अपने युग में आके। कहा हम इंट्यूशन वैदिक समय से चले थे, सिंबॉलिक एज से चले थे, सब चीज सिंबल है, व्यक्ति सिंबल है, उसका उठना बैठना हर चीज सिंबॉलिक है। और इस दृष्टिकोण से आप देख सकते हो, आपका दृष्टिकोण इसमें यदि जरूरत लगी तो हम ये भी देंगे कि एक मिस्टिक पोएट है, किस दृष्टिकोण से जगत को देखता है। वो कम रियल नहीं है, वही ज्यादा रियल है। जैसे कल हम रात को बात कर रहे थे बर्ड ऑफ फायर, अब श्री अरबिंदो को उसने कहा कि बर्ड ऑफ फायर का मतलब ये, एडी सेठना ने ये कहा जी इसका मतलब तो ये एस्पिरेशन की ज्वाला ऊपर उठ रही है, जो ये जितने भी व्याख्यान हैं, जबकि वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्री अरबिंदो ने उसको कहा यार तू बर्ड ऑफ फायर है, उसको मारता क्यों है। हम लोग यही तो विवेचन करते, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। मैं कह रहा हूं एक चुप रहो, आप तुरंत विवेचन पे उतरते हो ना। ये तो अभी तो हम वहां हैं भी नहीं, उस क्षेत्र में विवेचन नहीं, आपके लिए बर्ड ऑफ फायर उड़ता है और उसके हजार आयाम है। आज इस पेड़ के ऊपर बैठा है, आज वहां आकाश के अंदर, आज उसके ये रंग रूप है। आप अगर एक उसके रुख का वर्णन भी कर दोगे, मोर के आप कितने भी वर्णन करो तो भी उसकी ब्यूटी तो ब्यूटी ही है। आपका कितना भी बेस्ट साहित्य आप करते हो तो भी मोर तो मोर है, उसको आपका साहित्य नहीं रोक सकता। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है उसको फिलोसॉफी टच नहीं कर सकती, और जिसमें ये एक्सपीरियंस नहीं है वो उसको फिलोसोफाइज करना ही पड़ेगा। जिसको इमोशन का सेंस नहीं है उसको तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा, हाँ मैंने इसको गले लगाया हाथ से। आपके पास अगर उपकरण नहीं है तो आपको तो बाहरी का साधन करना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को ये बात नहीं समझ में आती। एक्सपीरियंस हो तभी वो फिलोसफी हो सकता और वो एक्सपीरियंस को वेरीफाई करे कि आप वेद की लाइन में हो, नहीं तो आप अप्रामाणिक हो, आप होक्स हो, आप हिपोक्रिट हो। वेद की लाइन के अंदर गुरु परंपराएं हैं, वो आपको वेरीफाई करेंगे। इसलिए चीज आज भी अक्षुण्ण है। हम गुरु अपनाना नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं किसी फोल्ड में आना। निरंकुश है हमारी प्रवृत्ति, और जो वास्तव में इसका है वो निरंकुशता में नहीं, वो जान जाता है यार ये तो बदमाशी है, ये ऐसे पकड़ में आने वाली चीज नहीं है, ये तो ऐसे करोगे तो पकड़ में आएगी। तो इसलिए द थिंकिंग ऑफ दिस एज इवन इन गिविंग सो मच प्रोमिनेंस टू द इंटेलेक्चुअल साइड डज नॉट डिपार्ट फ्रॉम दिस कांस्टेंट नीड ऑफ द इंडियन टेम्परामेंट, इट वर्क्स आउट फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो इसलिए यहां जो फिलोसफी है वो वर्कआउट करती है फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस थ्रू द एग्जैक्ट एंड लेबोरियस इंस्पेक्शन and introspection of the intellect,
एंड वर्क्स बैकवर्ड, और फिर वापस चढ़ती है। इसलिए फिलोसॉफी की उन्होंने जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति थे, इंटेलेक्ट के टर्म्स पे उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया, न कि ये इस एक्सप्रेशन से वहां गए। उल्टा काम है, ये वहां कैसे जा सकता है? कीचड़ का मंथन आपको कमल के रहस्य को कभी नहीं दे सकता। तो श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं सुपर कॉन्शियंट ही, ये मैं दे दूंगा, ये कोटेशन, ये तो मैंने कई बार आपको दिया है, जो दिलीप कुमार इस पुस्तक में, ऊपरी बद्ध एशाम, सब चीजों का रहस्य ऊपर है, नीचे नहीं। आप यहां मंथन करते रहो, कभी भी जा सकते होगा इस चीज के अंदर। आप मेरे विचार में प्रवेश नहीं करो और भवन की ईंटों का मंथन करते रहो, क्या निकलेगा उसके अंदर? और मैंने वो पद्धति क्यों अपनाई, इस व्यक्ति को क्यों अपनाया, ये लोरी यहां क्यों आई, ये इस क्रम से क्यों चला, आप कभी उसमें नहीं जा सकते, चाहे आप पूरी एआई लगा लो, कुछ कर लो चाहे आप। इसलिए वो कह रहे हैं अनलेस यू एंटर द कॉन्शियसनेस ऑफ द मैजिशियन, और फिर मॉडिफाई करके फिर श्री अरविंदो कह रहे हैं आई से एंटर, आई से एंटर। तो जब तक मैजिशियन की जादूगरी उसके अंदर आप तभी समझ सकते हो जब उसकी चेतना में प्रवेश करोगे। आपके पास कौन सी चीज है जिससे बाध्यता कर लोगे मैजिशियन को कह के आपकी चेतना में प्रवेश करवाओ? शरणागति बिना नहीं हो सकता। जीवन में है निरंकुशता, खाने उठने बैठने सोने पीने, उसकी आप बात मत करो, जीवन की बात करोगे तो हम टची हो जाएंगे। और हमसे अच्छी बातें करो, ये आप मतलब जो एक्चुअल रंग है वो तो दिखाओ मत, यही तो हो रही है। जबकि अपन तो ये कह रहे हैं डिसाइसिवली आओ, तैयारी करते हैं। मतलब यहां रोज ये कह रहे हैं ये नहीं सुनती, ये नहीं सुनती, सुविधाजनक ये जी, आप ये ऐसे कैसे? तो वो बैकवर्ड जाता है फिर बाद में। एंड इन अगेन फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल परसेप्शंस टू न्यू गेन्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और फिर उसको नए गेन्स मिलते हैं। तो अपन जो ये प्रयास कर रहे हैं, इसके माध्यम से और इंसाइट मिल रही है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, और वहां एक लेवल पे आप स्टेशन हो तो इसमें प्रवेश करते हो। तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, पर अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप भटकते रहोगे, जैसा कि लोग प्रयास कर ही रहे हैं। उस भटकाव का कोई इलाज नहीं है, शरणागति कॉन्सिक्रेशन के बिना इस कड़ी को तोड़ नहीं सकती, माइंड के स्तर पे नहीं तोड़ सकते आप इसको। आप फिलोसोफाइज ही करोगे इनएविटेबली, आपको आभास होगा हाँ मेरे को ये, हाँ मेरे को ये है, क्योंकि हाथ तो टच कर ही रहा है। इसमें तो दो संभावना हो सकता है। एक संभावना तो ये हो सकता है कि जो अप्रोच कर रहा है वो किसी चीज को मान नहीं रहा है। इनसिंसियरिटी है कहीं ना कहीं, नहीं जितना आपको ज्ञान दे दिया गया उसको कर्म में उतार लो, इसलिए इनसिंसियरिटी है। सिंसियरिटी और प्योरिटी आपका आधार है किसी भी चीज का। जैसे अगर उसको उसके सत्य में पहुंचना है तो शरणागति में जाना होगा। अगर वास्तव में पहुंचना है तो पूरे रास्ते तैयार होंगे। हाँ, तो शरणागति में तब जाएगा ना जब वो माने की कोशिश कुछ ही हाँ स्वीकार करेगा, बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है ये। तो हम तो मानते नहीं, मां श्री अरविंद का नाम तो ले रहे हैं हम, अपने आप से सच्चे में पूछो कि मानते तो हो क्या, ये पूछ के देखो। आप जो अपने जो बेसिक ग्राउंड है जिस पे आप खड़े हो, जो आपको अपना स्टैंडिंग ग्राउंड लगता है, वो आपके लिए नियम स्वरूप है, उसके आधार पे तो आप और चीजों को टटोल लोगे, पर उसको छोड़ने तैयार नहीं हो, अपने सेल्फ को फोरगो करने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे देखने का तरीका, मेरे जानने का तरीका, मेरा मोक्ष, मेरी साधना, मैं पूर्णता में चला जाऊं, मैं आत्म प्रभुत्व प्राप्त कर लूं। अब कड़ी तो वो मैं वाली तो छूट नहीं रही। शब्द अच्छे लगते हैं, होता नहीं है ये। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति सामने लाके खड़ा करो, चलो कोई तो होगा जिसने ये प्राप्त किया है, खड़ा करो उसको। तो ये सारी एक खाली वैचारिक चीजें हैं। भाई मेरे अंदर खुद के अंदर वो आंखें नहीं है, नहीं तो मेरा जीवन उसका रिफ्लेक्टर होता, मेरा जीवन उसका दर्पण होता। जब मेरा जीवन उसका दर्पण नहीं है तो इसका मतलब मैं उस आइडियल को चेरिश नहीं कर रहा, अडोर नहीं कर रहा। जब मैं नहीं कर रहा तो किसी और के अंदर क्या है मैं नहीं जान सकता। बहुत लॉजिकल बात है ये।
देयर इज इंडीड ए टेंडेंसी ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सक्लूसिवनेस। मानसिक अप्रोच के अंदर एक टेंडेंसी क्या होती है, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना और एक टुकड़े को एक्सक्लूसिवली, एक या दो टुकड़ों के पीछे एक्सक्लूसिवली चले जाना, ये माइंड की टेंडेंसी है। तो इंटेलेक्चुअली यदि आप सत्य का निरूपण भी करोगे तो वो असत्य बन जाएगा, फॉल्सहुड बन जाएगा। जब तक आप ये एक विचार नहीं रखो कि भी है एक ही फ्रेगमेंट, पर अगर ये विचार रखो तो उसकी सारा तेज है वो खत्म हो जाएगा, आपके काम के अंदर जो जान है वो खत्म हो जाएगी। आपको अगर ये पता चल गया कि जो आप कर रहे हो वो सत्य नहीं है, तो करने में क्या जान रहेगी। आप जिस यात्रा को कर रहे हो और उसमें जाने के बाद आप जिससे मिलने जा रहे हो और आपको पता है वो वहां नहीं मिलेगा, तो आपकी यात्रा में क्या चार्म चार्म रहेगा। आपको ना उसको कि जितनी इंटेलेक्ट है उतनी ही के मात्रा में रखना है। उसकी टेंडेंसी है कि जो सत्य उसको प्राप्त हुआ उसको खंड खंड करके करता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े, खंड खंड करेगा और किसी एक या दो खंड को पकड़ के, इसका बहुत सुंदर वर्णन सावित्री करती है कि इनकंक्लूसिव रे है माइंड। तो ये सारी बातें तब समझ में आ सकती है जब मन से थोड़ा सा परे जाओगे। मन के अंदर यदि मैं एंटेंगल्ड रहूं, उसी में गुथा रहूं, तो उसकी एक्टिविटी को मैं दूर से नहीं देख सकता। ये सारी चीजें तैयारी की मांग करती हैं। जब मैं कहता हूं ये तैयारी की मांग करती है, तो हो सकता है दूसरे कानों को ये समझ में आए कि आप पॉजिटिव बात नहीं कर रहे। मैं तो एक्चुअल में ये कह रहा हूं कि तू जिस आर्ट में जाना चाहता है, चल मैं उसकी ये करते हैं, इसके बिना ये नहीं हो पाएगा, ये करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में पकड़ता है, एक्सक्लूसिवनेस के में अंदर एक टुकड़ा पकड़ लेता है, ये उसका नेचर है। पर यदि वो उस टुकड़े को न पकड़े, उसको पकड़ के न चले, तो उसके कर्म के अंदर जान नहीं आएगी। तो अभी किसी भी चीज को आप पकड़ते हो, यदि कामना न हो तो उसमें जान नहीं आती। बिना कामना कहां जान है। जितनी एनर्जी व्यक्ति अपने किसी और दूसरे काम में लगाता, अभी शरीर भी कहता है थक गए, 2 घंटे काम कर लिया, आधी घंटे कर लिया, मेरे को तो ये चाहिए वो चाहिए, रेस्ट चाहिए वो चाहिए। आपका नजदीकी व्यक्ति आईसीयू में है, पता ही नहीं चलेगा वहां एसी चल रहा है या नहीं चल रहा। तो फिर माँ के काम में ये थकान क्यों? क्योंकि कामना का तत्व नहीं है इसके अंदर। कर रहे हो वो आपको एक आपकी चेतना एहसान मान रही है, ये एहसान है। कॉन्शियसली माइंड ये बात कैसे कहेगा? वो तो पकड़ में आ जाएगा, इसलिए वो नहीं कहेगा। पर ये ही अगर आपके ये खबर आ गई कि आपका जो नियर एंड डियर है उसके साथ कोई मिसहैप हुआ, शरीर की सुध तक भी नहीं रहेगी। खाना खाया या नहीं खाया, बीपी की गोली ली या नहीं ली, ये सब बातें गैया ही पता ही नहीं लगेगा। घोर कर्म में लगे व्यक्ति को, अब उदाहरण अजीब सा लग सकता है, सुबह कई व्यक्तियों के दिमाग में आती है कि मेरे को वॉशरूम जाना है, सुबह 10 बजे आई, अभी 4 बज रहे हैं। ओहो, सुबह 10 बजे मन में आई थी ये तो, अब तो 4 बज रहे हैं। तो फिर आपके जो ये फिजियोलॉजी है कि ब्लैडर फुल था, ये था, वो तो ध्यान में ही नहीं आई। सारा खेल साइकोलॉजी का है, सब टोटल खेल साइकोलॉजी का है। अभी तो माँ के लिए एक भावना एक स्तर पे हो सकती है, पर वो इतने स्तर के ऊपर नहीं आई कि वो मूव कर पाए इतना, जितना कि वो चीज मूव कर पा रही है ना? इससे तो रिलेट कर पा रहे हो आप। तो ये मन का एक तरीका है, वो एक्सक्लूसिवनेस के अंदर पकड़ता है। पर मैं कह रहा हूं अगर आप इसको समझ के इसके प्रति भी मेंटल एटीट्यूड बनाओगे तो भी गर्त में चले जाओगे। आपको जो टुकड़ा दिया है उसको तो आप सर्वस्व मान के ही चलोगे। कितनी दूर मानोगे, कितनी दूर, पूर्ण सत्य तो कहां से आ जाएगा? और पूर्ण सत्य के ऊपर किसी की मोनोपोली भी नहीं है। पर आपको जितना साक्षात्कार दिया गया है, अगर मेंटल एटीट्यूड ये आप अपना लो कि आपको जो दिया गया है पूर्ण सत्य नहीं है, इसलिए आपका अप्रोच जो है वो भी जो है बस यूं ही है, हाफ हार्टेड, तो इस पे तो सारी आपकी जो उसकी जो डायनामिज्म है वो खत्म ही कर दिया। उसका जो जोश है कर्म का वो खत्म हो गया इसके अंदर। तो इसलिए प्री मैच्योरली ये होती नहीं, मेंटली ये समझाना भी गड़बड़ है। और एक अच्छी बात है, ये समझ में नहीं आती ये बातें। ये तो दर्ज तो जरूर करके अपन छोड़ रहे हैं, इंप्रेशंस आते हैं बस। द ग्रेट इंटीग्रल ट्रूथ ऑफ द उपनिषद हैज ऑलरेडी बीन ब्रोकन इनटू डाइवर्जेंट। तो मतलब वेद से आ गए उपनिषद,
उपनिषद से फिर और नीचे आ गए। पुराण कह नहीं सकते कि नीचे आए हैं, पुराण उससे भी पुराने हो सकते हैं और कई बाद तक के भी हो सकते हैं। पुराण पुराण जो है बहुत लंबी रेंज के हैं, आप एक्चुअल डेट बैक उनको उस तरीके से नहीं कर सकते। लुप्त हो गए भी कितने, तो लगभग तो लुप्त हो गए। तो इसलिए द ग्रेट इंटीग्रल ट्रूथ ऑफ द उपनिषद्स हैज ऑलरेडी बीन ब्रोकन इनटू डाइवर्जेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, and these are now further subdividing into still less comprehensive systems। तो इसके अंदर जो आपके षड्दर्शन है वो आए, पर उसके अंदर अपने आप में जो षड्दर्शन है वो कंप्लीट था। जैसे मैं बैठा हूं, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ी देर में मैं नाश्ता करूंगा, फिर बाद के अंदर मैं कोई एक एक्टिविटी में मैं किसी बच्चे को भी पढ़ा सकता हूँ, मैं फावड़ा भी चला सकता हूँ, मैं ट्रैक्टर भी चला सकता हूँ, गाड़ी भी चला सकता हूँ, मेरे सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। सुप्रीम ट्रूथ है, उसको निरूपण करने का एक तरीका होगा वेदांत। पर वेदांत वो कह रहा है कि वन विदाउट ए सेकंड, एक ही सत्ता है, तो फिर बाद में ये मल्टीप्लिसिटी कैसे आई, बहुता कैसे आई, ये आपको बता देता है सांख्य। पर सांख्य को और ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने कहा कि सांख्य तो ये कपिल मुनि का है, वेदांत इसका है, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा इसकी है, आपका वैशेषिक है वो इसका है, न्याय है कणाद का या जिसका भी है, गौतम का है। तो आप 6 अंगों में, जबकि हैं एक ही, अरे आपके शरीर के भी तो अंग हैं, आप इंटीग्रल पार्ट हैं सारे के सारे। सबका तो मतलब बताने का तरीका अलग। हाँ, पर इसके अंदर जाके कोई इसको सिंथेसाइज कर पाए, वो है ना। तो पहले तो वैदिक सत्य पूर्णता में हो, फिर ये 6 अंग क्या कर रहे हैं वो हो, फिर उनकी एकदम धाराएं, उपधाराएं, शाखाएं, उपशाखाएं, उनकी उपशाखाएं, एक्चुअल चीज का पता ही नहीं। हाँ, पर आप ट्रेस बैक करोगे तो निश्चित रूप से वहां पहुंच सकते हो, पर उसके अनुयायी तो नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए वो उन्होंने अपने आप को पद्धतियों में और में फ्रीज कर लिया। इससे आगे तो नहीं चल पाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, अब इसमें कोई सेंटेंस या कोई चीज है ऐसी, अनिल जी? बहुत ही भारी चीजें हैं सब। मतलब एक्सपीरियंस, कुल मिला के बात वही आती है कि जो जो अनुभव में आएगा वो इससे से आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज मुश्किल है। मतलब मेंटल जो है उससे अपन बहुत कुछ अर्थ निकाल नहीं पा रहे। अब अनुभव में जितना जितना आएगा वो पक्का होता है, ये तो देख रहा हूँ। थोड़ा सा भी आया आपको तो वो चीज तो पक्की हो ही जाती है। अब ये आसान नहीं है, अनुभव कैसे आता है, क्यों आएगा, कैसे नहीं, वो तो धीरे धीरे लग रहा है। और अनुभव वाली बट ये समस्या मैंने बताई थी, भाई हाथ ने अनुभव किया और वो कह रहा हाँ मैंने टच किया है, बिल्कुल। पर इमोशन ने टच नहीं किया, तो आप समझ सकते हो फिर क्या गले लगाया किसी को। हाँ, वो तो आपके दोनों चीजें मतलब। एक पार्ट ने कह दिया, पर आप हाँ, तो जानते ही फैकल्टी, हो अपना कल्टीवेशन अगर नहीं है तो बिल्कुल अपन ने क्या टच किया। फैकल्टी तो दोनों ही चाहिए ना, वो उसको एक्सपीरियंस के साथ में उसको जो लिंक भी करना जरूरी होगा। दोनों ही बात इसलिए मैं रोज जो कह रहा हूँ, तैयारी उसकी ये आवश्यकता है। है। बिल्कुल, उसके बिना कुछ हो नहीं। और ये सेंटेंसेस तो अब धीरे धीरे अब उसको दोबारा आप खुद के लेवल पे भी पढ़ना है इसको, और हाँ, इस ये कॉन्सेप्ट को देखूंगा मैं, ना वो। नहीं तो मैं फिलोसॉफी बिल्कुल। इतना आपको लग रहा था ये तो यूं ही है भाई फिलोसॉफी, अरे यो नहीं है यार, ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है। अब पहली बार आपके समझ में आ रही है, नहीं नहीं ये बात तो है ही नहीं। अब मैं एक दूसरा ये सोच रहा हूँ, जैसे ये सारा जो इनका जो टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट बुक की तरह है। मतलब ये इसमें क्लास तो मस्ट है, इनको समझ नहीं सकते। श्री अरविंद को हाँ, आप अब जो है ठीक ठीक पढ़ कह के नहीं रहे समझते। हो आप, ये ठीक कह रहे क्लासरूम हो इज अप्रोच। मस्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक की तरह देख रहा हूँ मैं। क्योंकि ये कोई ऐसे पढ़ने वाली चीज नहीं है सर, पढ़ नहीं सकते आप इसको। इसको तो समझाने वाला जब तक हाँ, नहीं होगा, आप टेक्स्ट बुक का, सही है। इसलिए गुरु चाहिए, क्लास चाहिए। तो आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर हाँ, रहे हो, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का ही मैटर है सर। इसको नहीं, अपने फ्यूचर आप की नहीं पढ़ एजुकेशन सकता इसको। सिस्टम है ये। यस, तो स्टूडेंट जो अकेला टेक्स्ट बुक पकड़ा दी तो कैसे पढ़, क्या निकाल लेगा। चाहिए सर गुरु बिल्कुल तो। सही कह रहे हो ये, एकदम हाँ, तो परफेक्ट इसलिए बात अब है ये। मैं, आज मेरे को ये विचार आया, मैंने कहा ये तो यार टेक्स्ट बुक की, अब जैसे उसमें एक्सप्लेन करते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते थे तो वो कोर्स पढ़ते थे, तो ये उसमें अब वो तो इसकी भाषा तो बस जो है सो है, हाँ बस। अर्थ कैसे निकालोगे। ठीक है एकदम।
एकदम सही कह रहे हो। अब ये हाँ, कितना तो अच्छा लग रहा है। और आज ये इसमें भी विचार अनिल जो जी, है इनके एकदम साथ पौधा जो मेरे मैं को। इनके साथ भी जो एक्स्ट्रा टाइम मैं रात को बिता पाता हूँ ना, हाँ, नहीं आप जितना श्रम कर रहे हो सर, वो तो बिल्कुल जो है अनबिलीवेबल है, मतलब क्या बियॉन्ड जो है आप सोच नहीं सकते। हम तो जो है थोड़ा सा जो मिल रहा है उसमें लेने का आस्वादन कर रहे हैं, मतलब ये समझो अभी तो। हाँ, तो आप गजब। सबके लिए यहाँ तैयार हैं रूम्स। बिल्कुल बिल्कुल, बीच बीच में आ भूमिका जाओ। बन रही है। हाँ, नहीं, बिल्कुल आ जरूर जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ विराम दें और कल मिलते हैं। जी जी। जय श्री माँ। जय श्री। जय जय श्री राम।